पूछा आप कहाँ गए थे रिसेंटली घूमने के लिए, फिर मैंने बताया कि मैं चोपता गया था। तो चोपता के बारे में 5 मिनट डिस्कशन चली है कि चोपता कहाँ है, वहाँ पर क्या है, आप कैसे गए थे, वहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं, जब आप ट्रैक करते हैं तो ट्रैकिंग के वक्त में क्या दिक्कतें होती हैं, आप टूरिज़्म के लिए क्या करना चाहेंगे एज ए डीएम, जब आप कलेक्टर बन जाते हैं तो टूरिज़्म के लिए क्या करना चाहेंगे। फिर उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे कि कोसी में लेवीज़ क्रिएट किए थे और उसके वजह से क्या नुकसान हुए थे, वो क्यों फिजिबल नहीं था प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसे टेक्निकल और फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जहाँ पर मैंने 2 से 3 बार बोला कि सर आई एम नॉट अवेयर और आई कैन नॉट रिकॉल, बट उसके अलावा पूरा इंटरव्यू लगभग कंफर्टेबल था। मेरे सारे मॉक्स में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा गया था, जबकि मेरा पूरा एक्चुअल इंटरव्यू मेरे डैफ के बेसिस पे। यूपीएससी आपको इवन इंटरव्यू की स्टेज तक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो कहीं भी लैंग्वेज मीडियम का प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा आप किस लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मेरे डैफ से इसलिए सवाल ज़्यादा पूछे गए क्योंकि मेरा डैफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था, तो उसका ज़्यादातर क्रेडिट जो है मेरे कॉलेज ईयर्स को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को जाता है। साल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, तो आपको सीसैट को डेडिकेटेड एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा देना ज़रूरी है। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट। ऑलराइट सर, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, अपना नाम एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम रजत पत्रे है और मैंने बैचलर ऑफ ऑनर्स इन ज्योग्राफी किया है और मास्टर्स किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी में ही, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके, आपका सर ग्रेजुएशन किस कॉलेज से हुआ था? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन मेरा शिवाजी कॉलेज से और मास्टर्स मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है। ओह नाइस सर, शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट? ओके, तो किस ईयर के पास आउट हैं सर आप? मैंने बैचलर्स 2017 में ख़त्म की थी और मास्टर्स 2019 में ख़त्म की थी। 19 में। ओके, तो आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है, राइट? ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में सर आपने मतलब जो ऑप्शनल आपका रहा, इसका इस इंटरव्यू से और यहाँ तक आने में आपकी जर्नी में कितना हेल्पफुल रहा आपका ज्योग्राफी के लिए पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्यार था। आई ऑलवेज हैड लव फॉर ज्योग्राफी, विच इज़ वाई ऑल माई डैफ शाउटेड ज्योग्राफी थ्रू आउट, and even my interview was focused around geography and my DAF. So geography was largely responsible for bringing me here to the interview and to civil services. Geography है सब कुछ जो है। जी जी जी। अब ये आपका इंटरव्यू कौन था सर? अटेम्प्ट कौन था? ये अटेम्प्ट मेरा 3rd था बट इंटरव्यू फर्स्ट था। इंटरव्यू फर्स्ट एंड अटेम्प्ट 3rd, राइट? नाइस। तो इंटरव्यू के बारे में अगर सर थोड़ा बहुत बताना चाहें, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस और कैसा रहा वहाँ का मोमेंट? इंटरव्यू बहुत अच्छा था, अबव एवरेज ही था मेरे हिसाब से। तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था और काफ़ी लाइट मूड था हर किसी का। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो 15 मई को होने जा रहा है, जिसमें जीएस का टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा और सी सेट का टाइमिंग 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा, जो अभी टोटल 11 सिटीज़ में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली है, जयपुर है, प्रयागराज है। टोटल 11 सिटीज़ आप भी नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनरोल करने के लिए सबसे पहले आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पर जाते ही आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जिससे आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, जो 22 मई को सुबह 11 बजे होगा। इसकी वॉट 10 करोड़ तक की है। साथ ही साथ अगर आप टॉप रैंक में आते हैं तो स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं और लाइव टेस्ट देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए जाएंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही इनरोल करें और हाँ, आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो जल्दी से जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। सारा इंटरव्यू लगभग डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से ही था मेरा। हॉबीज़ से बहुत क्वेश्चंस थे और ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस थे, तो और ये मेरे कंफर्टेबल जोन्स हैं, तो मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहा है इंटरव्यू, मुझे दिक्कत नहीं हुई कहीं भी। जी, कुछ मोस्टली क्वेश्चंस आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें, कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ करते हैं? तो 2 जगह से मुझे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। एक तो आए हैं मेरे हॉबीज़ से, तो हॉबीज़ उन्होंने सीधे सीधे पूछी कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं,
और उनका मतलब पूछा, हॉबीज़ का मतलब पूछा। हॉबीज़ के ऊपर फिर डिस्कशन काफ़ी चली। एक्वास्केपिंग के बारे में पूछा, एक्वास्केपिंग के बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो, किसी और को हेल्प करते हो क्या। फिर बैकपैकिंग के बारे में पूछा, बैकपैकिंग मतलब ट्रैवलिंग इन लो बजट। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ गए थे रिसेंटली घूमने के लिए। फिर मैंने बताया कि मैं चोपता गया था। तो चोपता के बारे में 5 मिनट डिस्कशन चली है कि चोपता कहाँ है, वहाँ पर क्या है, आप कैसे गए थे, वहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं, जब आप ट्रैक करते हैं तो ट्रैकिंग के वक्त में क्या दिक्कतें होती हैं, आप टूरिज़्म के लिए क्या करना चाहेंगे एज ए डीएम, जब आप कलेक्टर बन जाते हैं तो टूरिज़्म के लिए क्या करना चाहेंगे। फिर नुक्कड़ नाटक मैंने किया है। नुक्कड़ नाटक से कुछ क्वेश्चंस आए थे कि आपने क्यों नुक्कड़ नाटक ज्वाइन किया। और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर से कुछ भी नहीं थे। ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ऐसे थे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को जब जोड़ते हैं तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे कि आपको क्या लगता है रिवर्स को जोड़ना चाहिए क्या। फिर केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर मेरे ओपिनियंस पूछे कि केन बेतवा में क्या आपको लगता है इंटरलिंकिंग करनी चाहिए, उसके नुकसान क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं। फिर उन्होंने सिल्टिंग के ऊपर पूछा, रिवर में जो सिल्टिंग हो जाती है, कोसी रिवर के ऊपर उन्होंने पूछा। तो रिवर्स के ऊपर और ट्रैकिंग के ऊपर, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं मेरे ज्योग्राफी से। ओके, इट वाज नाइस। तो सर अब हम थोड़ा सा आपके ग्रेजुएशन से स्टार्ट करते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्टिंग किया, लाइक ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के साथ साथ, और आपकी जर्नी यहाँ तक में कैसी रही। मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद में ही प्रिपरेशन शुरू करी थी लार्जली, और मास्टर्स के साथ मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था। मास्टर्स के साथ मैं ध्यान दे नहीं पाया था, इसलिए फ़र्स्ट कुछ अटैम्प्ट्स मेरे सक्सेसफुल नहीं रहे। और मास्टर्स ख़त्म होने के बाद में मैंने फिर फुल थ्रोटल यहीं पर अटैम्प्ट दिए और पढ़ाई करी। तो ज्योग्राफी ने मुझे काफ़ी फ़ायदा दिया है, मेरे बैचलर्स मास्टर्स दोनों ने मुझे फ़ायदा दिया है। मेरे प्रिपरेशन में मुझे ज्योग्राफी में कम एफर्ट्स लगाने पड़े ऑप्शनल में, इसलिए मेरा बैचलर्स का मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरे ऑप्शनल में काफ़ी हुआ है। और डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मेरा पर्सनल से ये है कि आप मास्टर्स कर लें अगर आप चाह रहे हैं मास्टर्स करना, या फिर अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो 2-3 अटैम्प्ट जितने आपके अटैम्प्ट है आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद में यूपीएससी ही दें। अगर आप वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं तो शायद 3rd अटैम्प्ट के बाद में आप मास्टर्स का सोच सकते हैं। बट आपको पता है अगर कि आप यहाँ पर चांसेस कम हैं आपकी यूपीएससी में, तो शायद आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। मास्टर्स इज़ ऑलवेज सेफ़, तो वो हमेशा सेफ़ होता है रखना। ओके सर। सर आप जैसे शिवाजी कॉलेज से हैं और मैं भी सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हूँ, तो सर आप कॉलेज के टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ किए थे वो थोड़ा बताएं, और कॉलेज के टाइम में आपने कितना पार्टिसिपेट सोसाइटीज़ एंड ऑल। मैं थिएटर में इन्वॉल्व था, तो स्ट्रीट प्ले किया था, और ये मैंने अपने डैफ में भी मेंशन किया था। और अपने डैफ में मेंशन करने की वजह से मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी आए हैं। तो मेरे कॉलेज के एक्टिविटीज़ की वजह से मेरे इंटरव्यू में आज मुझे हेल्प हुई है, क्योंकि मेरे थिएटर में पार्टिसिपेट करने की वजह से वहाँ पर उनको ये इंप्रेशन शायद पड़ा हो कि मैं ज़्यादा सोशल हूँ, ज़्यादा मैं कंसर्न रहता हूँ लोगों के बारे में। तो कॉलेज में मैं ज़्यादातर थिएटर में था, लेकिन उसके अलावा मुझे कॉलेज के बेस्ट ऑलराउंडर का गोल्ड मेडल भी मिला था, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ कॉलेज में की थी। तो थिएटर के अलावा मैंने बहुत और भी एक्टिविटीज़ की थी, तो एक्टिव लाइफ था मेरा कॉलेज। एक्टिव लाइफ। ओके सर, इट वाज रियली ग्रेट। तो सर हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे भी फर्स्ट ईयर में हैं, और सर वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टिंग कर देना चाहते हैं, तो सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि पहले अभी ग्रेजुएशन में फोकस करें, क्या करें या तैयारी करें, इसके बारे में थोड़ा। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो पहले 2 साल जो होते हैं वो सबसे अच्छे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि उस वक्त आपको रिज़ल्ट से ज़्यादा टाइम मिलता है अपने खुद के बारे में सोचने के लिए। तो मैंने भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स अपने शुरुआत के 2 साल में ज़्यादा किया, 3rd ईयर में छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपको सेकेंड ऑप्शन पे जाना है, आपको मास्टर्स करना है, आपको कहीं भी जाना है, तो कॉलेज का अच्छा डिग्री बहुत ज़रूरी होती है। एक 55% आपको ज़रूरी होते हैं, तो वो मेंटेन करने के लिए आपको रिज़ल्ट की तरफ ध्यान देना होगा। बट साथ साथ में आप फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर कर सकते हो एनसीईआरटीज़ के थ्रू। एनसीईआरटीज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू तक पढ़नी है। तो ये अगर आप फर्स्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और आप 3rd ईयर में बेशक अपने कॉलेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और उसके बाद मेरे ओपिनियन में आप शायद थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं फिर पढ़ाई में कॉलेज के बाद 1 साल गैप लेकर। ओके, तो सर कॉलेज के साथ साथ सर मतलब एनसीईआरटी अभी आपने मेंशन किया, तो सर एनसीईआरटी आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किए थे या सेकंड 3rd ईयर में आके?
मैंने फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा बहुत एनसीईआरटीज़ को पढ़ना शुरू कर दिया था, इवन न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना मैंने फर्स्ट ईयर से कर दिया था, बट इंटीग्रेटेड मेरा स्ट्रैटेजी नहीं था, जिसके वजह से थोड़ा नुकसान कुछ अटेम्प्ट्स में हो गया। बट मुझे लगता है एनसीईआरटीज़ मैंने काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी पढ़ना। ओके, तो एनसीईआरटीज़ को कितने बार आपने रिवाइज़ किया, कितने बार पढ़ा? एनसीईआरटीज़ जितनी बारी पढ़ोगे उतनी बारी अच्छा होता है, तो कोई बेसिक नंबर नहीं है कि आपको इतनी बारी पढ़ना है। आप जितनी बारी अटेम्प्ट दोगे, जितनी बारी आप हर एग्ज़ाम में जाओगे, आप प्रीलिम्स में एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप मेंस पे एनसीईआरटी पढ़ोगे, इवन इंटरव्यू से पहले कल मैं एनसीईआरटी पढ़ के आया हूँ ज्योग्राफी। अच्छा, तो एनसीईआरटी का ये रोल है कि आपको हर स्टेज पे पढ़ना है, हर साल पढ़ना है, तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। एनसीईआरटी इज़ अ की थिंग टू प्रिपेयर। ओके, तो सर अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन जो आप न बता पाए हों, या कोई ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो कि जिसमें आपको थोड़ा फंस गए हों, ऐसे कोई क्वेश्चन बताएं? कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, काफ़ी टेक्निकल से क्वेश्चंस थे। तो मैंने पहले क्वेश्चन में जो मुझे पूछा था रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में, रिवर इंटरलिंकिंग के ऊपर मैंने कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लेते, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA का नाम मैंने ले लिया था। और EIA से फिर सेकेंड लास्ट जो पैनल मेंबर था, उन्होंने EIA के ऊपर टेक्निकल सवाल पूछ लिया कि EIA के अंदर IRR होता है, इसका क्या मतलब होता है। IRR के अंदर दो टेक्निकल और टर्म्स होते हैं, फिनेंशियल वायबिलिटी और कुछ इकोनॉमिक ये होते हैं, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स थे वो नहीं आए थे। कोसी प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे कि कोसी में लेवीज़ क्रिएट किए थे और उसके वजह से क्या नुकसान हुए थे, वो क्यों फीजिबल नहीं था प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसा टेक्निकल और फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जहाँ पर मैंने 2 से 3 बार बोला कि सर आई एम नॉट अवेयर और आई कैन नॉट रिकॉल। बट उसके अलावा पूरा इंटरव्यू लगभग कंफर्टेबल था, लगभग सब मैंने बोल दिया। जी सर, इस इंटरव्यू से पहले आप कभी मॉक भी दिए थे या डायरेक्ट फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं? मैंने इससे पहले लगभग 5 मॉक्स दिए हैं, तो मॉक्स मैंने अच्छे खासे दिए हैं। तो मॉक्स और रियल इंटरव्यू में कितना डिफरेंस आपको दिखा? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। मॉक्स में काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब कह नहीं सकते क्योंकि हर इंटरव्यू अलग होता है, तो वही सेम पैनल किसी और कैंडिडेट को शायद कुछ और टाइप के सवाल पूछे तो वो शायद मॉक से क्लोज हो सकता है। बट मेरे सारे मॉक्स में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा गया था, जबकि मेरा पूरा एक्चुअल इंटरव्यू मेरे डैफ के बेसिस पे था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस होता है। मॉक्स में जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो थोड़े ग्रिल करने की कोशिश करते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं, बट एक्चुअल इंटरव्यू में वो बहुत कंफर्टेबली आपकी तरफ स्माइल करके बहुत आसानी से सवाल पूछते हैं, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल था। जी, जैसे कि सर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो सर एक इंग्लिश जो है ये मीडियम के रूप में एक कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वालों के लिए बाधा बन जाता है। तो सर ऐसे में बेसिक इंग्लिश को अगर हम मेंटेन करें तो वो सही रहेगा या हमें इंग्लिश में भी मास्टरी करनी पड़ेगी, क्या रहता है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर? यूपीएससी आपको इवन इंटरव्यू की स्टेज तक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो कहीं भी लैंग्वेज मीडियम का प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा आप किस लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आपको इंग्लिश पे लग रहा है कि मुझे मुश्किल हो रही है बोलने में, कि मुझे लिखना इंग्लिश बहुत अच्छे से आ रहा है, मैं अच्छे से मेंस लिख पा रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में मेंस दे सकते हैं और हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बट आपको इंग्लिश पे काम करना ज़रूरी है, वो डेफिनेटली एक फैक्ट है। आपको सीसैट में इंग्लिश का काम पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में भी अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है। तो जी, आप सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। ओके, तो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके इंटरव्यू में इसके बारे में कुछ पूछा गया, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड? ऐसा कुछ मुझे नहीं पूछा, लेकिन मुझे मेरे हॉबीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में पूछा कि फ़र्स्ट ईयर में जब आप कॉलेज में आए तो आपने स्ट्रीट थिएटर ज्वाइन किया, तो कॉलेज में आते ही आपने क्यों थिएटर ज्वाइन किया, क्यों स्ट्रीट प्ले ज्वाइन किया, तो एक यही सवाल था। उसके अलावा कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बना। अच्छा सर, मैं अगर आपसे पूछूं आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा इस प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट एंड ऑल सब बहुत अच्छा होता है कॉलेज का, तो सर ये कितना हेल्पफुल रहा आपके प्रिपरेशन में यूपीएससी? मेरे ग्रेजुएशन के ईयर सारे मेरे यूनिवर्सिटी से काफ़ी लिंक थे, बहुत क्लोजली मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। तो आज मेरे जितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जितने अच्छे से मैं आंसर कर पाया इंटरव्यू में, जितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मेरे डैफ में थे, मेरे डैफ से इसलिए सवाल ज़्यादा पूछे गए क्योंकि मेरा डैफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो उसका ज़्यादातर क्रेडिट जो है मेरे कॉलेज ईयर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी को जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने जितने एक्टिविटीज़ किए हैं वही सारे मेरे डैफ में आए और डैफ ही से मेरा सारा इंटरव्यू आया है।
तो वो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। रियली ग्रेट सर। सर अभी मेंस, अभी प्रीलिम्स आ गया है, 5 जून को होगा, तो प्रीलिम्स को लेकर आप कुछ टिप्स बताना चाहें, कैसे क्या स्ट्रेटजी रखें सीसेट को लेकर, क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड आर्ट है, तो सीसेट को लेकर कुछ बताएं। देखिए मैथ्स मेरा भी इतना ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, तो मैथ्स को लेकर तो मैं शायद ना दे पाऊँ, बट मेरा बाकी जो मैथ्स के अलावा जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पार्ट्स होते हैं सिलेबस के, वो थोड़े ज़्यादा बेटर हैं। तो कॉम्प्रहेंशन के बेसिस पे मैंने सीसेट अब तक हमेशा क्वालिफाई किया है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि कोई एक अगर आपका ऐसा एरिया है जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसको मास्टर कर लीजिए, और बाकी हर जगह पे आपको एफ़र्ट लगा के करना ज़रूरी है। हर साल मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है, तो आपको सीसेट को डेडिकेटेड एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा देना ज़रूरी है। उसके बिना कई लोग होते हैं जो जीएस में एक्सीलेंट परफॉर्म करके भी सीसेट नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए मैं खुद भी दूंगा क्योंकि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, और मैं बाकियों को भी सजेस्ट करूंगा कि वो भी उसके बारे में पढ़ें ज़रूर। ओके, रियली ग्रेट सर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, एंड बेस्ट विशेस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।